नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग द प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो अब देखते हैं हम द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड से पहले का समाज। When we talk of globalization, we often refer to an economic system that has emerged since the last 50 years or so. जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हम अक्सर 50 साल में हुई ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, जो अर्थव्यवस्था का जो नया बदलाव आया या जो नई चीज़ें देखी गई, उस दौर को हम ग्लोबलाइजेशन का दौर मानते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली है क्या? लोग ट्रेड के लिहाज से और टेक्नोलॉजी के लिहाज से एक दूसरे के साथ जो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, उसी को हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ग्लोबलाइजेशन। बट एज यू विल सी इन दिस चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ट्रेड, ऑफ माइग्रेशन, ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ वर्क, द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल एंड मच एल्स। इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि जो ग्लोबल वर्ल्ड है उसको बनाने के पीछे का कितना लंबा इतिहास है, और उसमें व्यापार का, माइग्रेशन का यानी कि स्थानांतरण का जो सिलसिला है, उसने किस तरह से काम किया है। बहुत सारी चीज़ों की वजह से ग्लोबल वर्ल्ड को हम आज देख पाते हैं, जिसमें लोगों का माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह, चाहे वो काम के सिलसिले में हो या फिर मूवमेंट ऑफ कैपिटल भी होगा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन का कारण बनी। As we think about the dramatic and visible signs of global interconnectedness in our lives today, we need to understand the phases through which this world in which we live has emerged. जैसे हम देखते हैं कि जो ये ड्रामेटिक चेंज हम देखेंगे तो एकदम से बदलाव आ जाना हमें दिखता है, ये है ना, ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस दिखती है हमें। हम ग्लोबली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या हम इंडिया में रह के यूएसए से कनेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फेस टू फेस बात कर सकते हैं, है ना, थ्रू मीडिया, थ्रू टेक्नोलॉजी, और ट्रेड हो सकता है हमारा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे जो कनेक्शन है और भी स्ट्रॉन्ग करती जा रही है डे बाय डे। लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना होगा कि ये फेज बाय फेज हुआ है। ऐसा नहीं हुआ कि तुरंत से सब कुछ हो गया है ना। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, जिससे हमारा कनेक्शन जो है और भी स्ट्रॉन्ग होता गया। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड। तो जैसे हम इतिहास को पढ़ते हैं तो हमें समझ में आएगा कि जो मानव समाज है वो धीरे धीरे इंटरलिंक होता गया, यानी एक दूसरे के साथ लिंक में आते गए, कनेक्ट होते गए एक दूसरे के साथ। फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स ट्रेवलर्स, ट्रेडर्स, प्रीस्ट्स एंड पिलग्रिम्स ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंसेस फ्रॉम नॉलेज, opportunity and spiritual fulfillment, or to escape persecution. अब हम अगर पुराने समय से बात करें, इतिहास की बात करें, हम तो बहुत सारे यात्री हमने पढ़ा है ना, प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा, जैसे बहुत सारे यात्री लोग यहाँ पे आया करते थे, इंडिया में आया करते थे। फिर या व्यापारी आया करते थे, प्रीस्ट होते हैं, जो पादरी लोग, जो पुजारी लोग होते हैं, वो लोग आया करते थे, यात्राओं के लिए आया करते थे। जैसे बुद्धिज्म का सेंटर रहा है भारत, और भी बहुत सारे कारणों की वजह से लोग यहाँ ट्रेवल किया करते थे, या फिर नॉलेज के लिए भी, ज्ञान हासिल करने के लिए भी। नालंदा यूनिवर्सिटी जैसी बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी हमारे देश में हुआ करती थी, जहाँ दुनिया के अलग अलग कोने से लोग सीखने के लिए आया करते थे, या फिर लोग स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक ज्ञान के लिए भी हमारे देश में आते थे। कभी हमारे देश में या किसी भी देश में मूवमेंट होता है जहाँ पे स्पिरिचुअल प्लेसेस रहते हैं या नॉलेज का कोई प्लेस रहता है, तो हम अपने देश के पर्सपेक्टिव से देखना है तो कैसे हमारे यहाँ पे भी मूवमेंट होता रहा है हमेशा से। परसिक्यूशन से बचने के लिए भी लोग, यानी कि कष्ट से बचने के लिए, कहीं कुछ ऐसा घटित हो रहा है जो कि लोगों को शांति से रहने का मौका नहीं दे पा रहा है, या लोग अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग भाग करके किसी दूसरे देश में जाया करते हैं। जैसे रिसेंट अगर हम एग्जाम्पल लें तो म्यांमार से बहुत सारे रोहिंग्यास जो हैं वो भाग करके इंडिया में आए, बांग्लादेश में गए, बहुत सारे देशों में गए, क्योंकि वहाँ पे उनका जो है नरसंहार हो रहा था। तो इस तरह से लोग मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। They carried goods, money, value, skills, ideas, inventions, and even germs and diseases. जब मूवमेंट होगा वो लोगों का भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, और लोगों की जो वैल्यूज हैं, जो उनकी धारणाएं हैं, जो उनकी सामाजिक तौर तरीके, कल्चरल वैल्यूज हैं, वो सब, स्किल्स भी, या किसी की काबिलियत हो, वो भी तो उनके साथ ही चलेगी ना। कोई इंसान काबिल है तो क्या वो काबिलियत पीछे छूट जाएगी? अगर हो जाएगा तो आइडियाज, जो विचार होते थे उनमें, या फिर वो खोज का जो उनका एक कोई खोज करता हो, वो सब चीज़ें जो हैं साथ में मूव करती थी। और उसके साथ क्या होता था कि जर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे बीमारियां भी थी। अगर लोग जाएंगे तो वहां अगर किसी को बीमारी है तो वो भी उसी के साथ जाएगी, तो वो भी मूवमेंट के साथ ही फैलती गई दुनिया के देशों में। एज अर्ली एज 3000 BC, एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन विद द प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया।
अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा हो, देखा हो, ऑफ कोर्स आपने पढ़ा है अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हमारे जो इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन के कनेक्शन थे वो वेस्ट एशिया के बहुत सारे देशों के साथ थे, व्यापार के कनेक्शन हुआ करते थे। ये बहुत ही पुराने समय की बात है। फॉर मोर देन अ मिलेनिया कौड़ीज इन द हिंदी कौड़ी और सीशेल्स यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ करेंसी। बहुत पुराने समय की बात है। ये जब कौड़ियाँ होती हैं, जो सी शेल जिनको बोलते हैं, वो व्यापार में पैसे के रूप में एक दूसरे को दी जाती थी, एक्सचेंज की जाती थी चीज़ों के बदले में। फ्रॉम द मालदीव्स फाउंड देयर वे टू चाइना एंड द ईस्ट अफ्रीका। और ये कहाँ कहाँ से मूव कर रही है? मालदीव से चाइना की तरफ और ईस्ट अफ्रीका की तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है। द लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड ऑफ डिजीज कैरिंग जर्म्स मे बी ट्रेस्ड एज फॉर बैक एज द 7th सेंचुरी। लंबा सफर जो है, इसके वजह कभी कभी जो डिजीजेस फैल जाती थी, जर्म्स फैल जाते थे एक दूसरे जगह से। अगर कोई इंसान किसी जगह से किसी जर्म का शिकार है, किसी डिजीज का शिकार है, वो दूसरी जगह जाता है, तो वो दूसरी जगह भी उसके साथ ही वो प्रॉब्लम जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता था कि बहुत सारे एपिडेमिक्स हुआ करते थे जिनसे लोगों की डेथ हुआ करती थी। बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम एन अनमिस्टेकेबल लिंक। 13वीं शताब्दी आते आते बहुत ही गहरे, बहुत ही बड़े लेवल पे संबंध बनना शुरू हो चुके थे अलग अलग देशों के। अब सिल्क रूट्स लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट बहुत ही पुराना रास्ता है जो विश्व के अलग अलग देशों को जोड़ता है। शुरुआत करते हैं। द सिल्क रूट्स आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सिल्क रूट एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि प्री मॉडर्न जो विश्व था, दुनिया थी, वहाँ व्यापार और जो सांस्कृतिक जुड़ाव लोगों का था, अलग अलग देशों का था, वो वहाँ देखने को मिलता था। द नेम सिल्क रूट्स points to the importance of the west-bound Chinese silk cargoes along this route. नाम सिल्क रूट क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ से सिल्क का सबसे ज़्यादा व्यापार होता था, एक्सपोर्ट होता था चाइना से दूसरे देशों में। तो इस रूट पे ज़्यादा सिल्क का ही व्यापार होने की वजह से इसे सिल्क रूट का नाम दिया गया। Historians have identified several silk routes over land or by sea. जो इतिहासकार हैं उन्हें बहुत सारे सिल्क से जुड़े हुए रास्ते हैं, उन्हें खोजा है, चाहे वो जमीन से हो चाहे फिर वो समुद्र से हो। नीटिंग टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया एंड लिंकिंग एशिया विद यूरोप एंड नॉर्दर्न अफ्रीका। तो जो किसको जोड़ते हैं? ये जो सिल्क के धागे हैं, ये बहुत सारे एशिया के अलग अलग एरियाज को जोड़ते हैं, साथ में जो एशिया को यूरोप के कुछ देशों के साथ, नॉर्थ अफ्रीका के साथ भी जोड़ते हैं। दे आर नोन टू हैव एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा एंड थ्राइव्ड ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी। ऐसा माना जाता है कि क्रिश्चियन एरा से पहले से ही ये रास्ते हुआ करते थे और बहुत फले फूले ये रास्ते लगभग 15वीं शताब्दी तक इन रास्तों पे व्यापार हुआ करता था, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ करता था। बट चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल्ड द सेम रूट एज डिड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। लेकिन जो चाइना के बर्तन हुआ करते थे वो भी उसी रास्ते से जाया करते थे, जिस रास्ते से वहां से कपड़ा सिल्क जाया करता था, या फिर मसाले जाया करते थे इंडिया के और साउथ ईस्ट एशिया के। इन रिटर्न प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो अगर यहाँ से टेक्सटाइल जाता था, स्पाइसेस जाते थे और बहुत अलग अलग चीजें जाती थी, तो वहां से भी तो कुछ आता होगा, तो वहां से गोल्ड और सिल्वर आया करता था अक्सर इन एशियन देशों में। ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड। व्यापार और जो सांस्कृतिक आदान प्रदान है वो हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। देखिए, कोई व्यापारी है, जिस देश से वो आया है, वो अपने देश के कल्चर को ऑफकोर्स साथ में लेके आया है। उसकी कुछ कल्चरल वैल्यूज हैं जो उसके साथ हैं, जो दूसरे लोग सुनते हैं, सीखते हैं, वहाँ के लोगों का वो भी सीखता है, ठीक है, जहाँ वो गया है। अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज almost certainly traveled this route to Asia, as did early Muslim preachers a few centuries later. जो क्रिश्चियन मिशनरीज हुआ करते थे, यानी कि जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने वाले मिशनरीज लोग होते थे, वो लोग ट्रेवल किया करते थे इस रूट से, और फिर धीरे धीरे जो मुस्लिम जो प्रीच करने वाले थे वो भी कुछ सदियों बाद इसी रास्ते से अक्सर भारत में या देश जिस देश में वो जा सकते थे, रूट कनेक्ट करता था, वहां जाया करते थे। Much before all this, Buddhism emerged from eastern India and spread in several directions through interesting points on the Silk routes. तो बुद्धिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। वो जैसे ही एमर्ज होता है ईस्टर्न इंडिया में, यानी
पूर्वी भारत में और अलग अलग दिशाओं में फैल जाता है। इन्हीं पॉइंट अलग अलग पॉइंट्स पे जो इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, सिल्क रूट्स पे ही, ठीक है। तो फूड ट्रेवल्स स्पेगेटी एंड पोटैटो। देखो, भारत में अगर हम अपने देश की एग्जांपल लें तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे अनाज हैं, ऐसी फसलें हैं, ऐसे फल हैं जो हमारे देश के नहीं हैं, बाहर से आकर के यहाँ पे लोगों ने उन्हें ला करके ग्रो करना शुरू किया है। तो जैसे स्पेगेटी की एग्जांपल ली जाती है, एक तरह के नूडल्स होते हैं, और पोटैटो आलू यानी, तो ये कैसे ट्रेवल किए। फूड ऑफर्स मेनी एग्जांपल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। जो खाने का जो है ना बहुत ही पुराना ये एक संबंध रहा है खाने की चीजों का, जो एक जगह से दूसरी जगह जाकर के कल्चरल स्प्रेड किया करते थे, कल्चरल एक्सचेंज के रूप में देखे जाते थे। यानी कि अगर हमारे यहाँ कुछ चीजें हैं जो खाई नहीं जाती, बाहर से लाकर खाई जाएंगी, वो हमारा कल्चरल एडिशन हो गया ना, कि अब हमारे फूड हैबिट्स में वो चीज आ रही है। तो traders and travelers introduced new crops to the lands they traveled। जो व्यापारी और यात्री हुआ करते थे वो नई फसलें अक्सर लेके आया करते थे उन देशों में जहां जहां वो जाते थे। इवन रेडी फूड स्टफ इन डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड माइट शेयर कॉमन ओरिजिन। हालांकि जो रेडी फूड स्टफ होता है ना, मतलब तैयार रखा होता है, पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, उसे जस्ट कुक करिए, थोड़ा सा गर्म करिए, दैट इज वो बन गया है आपके लिए। तो ऐसा एक जगह पे ऐसा फूड को प्रिपेयर किया जाता है तो दूसरी जगह पे उसे बेचने के लिए भेज दिया जाता है जहां उसकी रिक्वायरमेंट हो। टेक स्पेगेटी एंड नूडल्स। हम एग्जांपल लेते हैं स्पेगेटी और नूडल्स की ही। इट इज बिलीव्ड दैट नूडल्स ट्रेवल्ड वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बिकम स्पेगेटी। चाइना के जो नूडल्स थे जो पश्चिम में जाकर के क्या बन जाते हैं, स्पेगेटी बन जाते हैं। और परहैप्स अरब ट्रेडर टू पास्ता टू 5th century सिसिली एन आइलैंड नाउ इन इटली। और शायद जो अरब यात्री थे ना, उन्होंने पास्ता को लगभग 5वीं शताब्दी में सिसिली में पहुंचाया, जो एक क्या है, टापू है इटली में, ठीक है। सिमिलर फूड्स वर आल्सो नोन इन इंडिया एंड जापान। और उसी तरह के जो खाना है भारत में और जापान में भी जाने जाते हैं। सो द ट्रूथ अबाउट देयर ओरिजिन मे नेवर बी नोन। कभी लगता है कि कुछ जो फूड्स हैं उनके ओरिजिन के बारे में सच जानना बहुत ही मुश्किल है, या हो सकता है हम कभी जान ही ना पाए कौन सा फूड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। येट सच गेस वर्क सजेस्ट द पॉसिबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल कॉन्टैक्ट इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो ऐसा गेस वर्क कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करके चीजें गई हैं, ये हमें इन पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा करता है कि पहले भी लंबी यात्राएं और कल्चरल जो कनेक्शन हुआ करते थे दुनिया के। Many of our common foods such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on were not known to our ancestors until about 5 centuries ago। तो बहुत सारे जो कॉमन फूड्स हैं जो हम खाते हैं, अक्सर दुनिया के हर देश में देखने को मिलते हैं, लेकिन वो लगभग 5 सदियां पहले हमारे जो पूर्वज थे उनके ज्ञान में नहीं थे, वो उनके बारे में कुछ नहीं जानते थे। जैसे अगर हम कहते हैं आलू की बात करें, सोया की बात करें, या फिर ग्राउंडनट की बात करें, मक्की वगैरह, इन सब की बात करें, तो ये हमारे देश में नहीं जाने जाते थे। दीज फूड्स वर ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन यूरोप एंड एशिया आफ्टर क्रिस्टोफर कोलंबस एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड the vast continent that would later become known as the America। तो क्रिस्टोफर कोलंबस नाम के एक डिस्कवरर ने, जो यात्री थे, उन्होंने खोजा था अमेरिका को। उन्होंने ही, उनकी वजह से ही बहुत सारे जो खाने हैं वो एक जगह से दूसरी जगह देखने को मिले, पहुंचते हुए मिले, क्योंकि उन्होंने अमेरिका जैसे देश की खोज की। और इस तरह से खोज होने की वजह से, देश का पता चलने की वजह से वहाँ चीजें ट्रेवल करके जाती रही। Here we will use America to describe North America, South America and the Caribbean। यहाँ पे हम अमेरिका किसके बारे में यूज कर रहे हैं, साउथ अमेरिका का पार्ट भी आएगा इसमें, नॉर्थ अमेरिका भी आएगा, और कैरिबियन आइलैंड भी इसमें ही इंक्लूडेड रहेंगे। In fact, many of our common foods came from America's original inhabitants। असलियत में बहुत सारे हमारे जो खाने हैं वो कहाँ से आते हैं, अमेरिका के ओरिजिनल जो वहाँ के निवासी थे उनसे ही आते हैं, जिन्हें हम द अमेरिकन इंडियंस बोलते हैं। Sometimes the new crops could make the difference between life and death।
कभी कभी जो नई फसलें हैं वो किसके बीच में डिफरेंस बना सकती हैं, जीवन और मृत्यु के बीच में भी डिफरेंस बता सकती हैं। यूरोप्स पोर began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato। यूरोप के जो लोग थे उनकी जीवन और अच्छा हो गया और वो लंबा जीवन जीने लगे। क्यों? क्योंकि किसका इंट्रोडक्शन हुआ वहां पे? पोटैटो का, आलू जाने से, क्योंकि सस्ता होता था तो खाने के लिए कोई भी गरीब इंसान उसे इस्तेमाल कर सकता था। So Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes that when disease destroyed the potato crops in the mid 1840s, hundreds and of thousands died of starvation। आयरलैंड के देश के जो गरीब लोग किसान थे वो इतने ज्यादा निर्भर हो चुके थे आलू की खेती पर कि जब बीमारी की वजह से आलू की खेती खराब हुई 1840 में हजारों लोग जो हैं भुखमरी का शिकार हुए और उनकी वजह से उनकी डेथ भी हुई। कंक्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कंक्वेस्ट जीत, डिजीज बीमारी और व्यापार, सब चीजें जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। द प्री मॉडर्न वर्ल्ड shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the western ocean to America। प्री मॉडर्न वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो दुनिया जो है काफी ज्यादा बड़े लेवल पे श्रैंक हो चुकी थी, मतलब इकट्ठी हो चुकी थी 16वीं शताब्दी के बाद, जब यूरोप के जो सेलर थे, जो यात्राएं समुद्री यात्राएं करते थे, उन्होंने समुद्री रास्ते ढूंढे थे एशिया के लिए और बहुत सारे वो अमेरिका तक पहुंचने में सक्सेसफुल हुए थे। तो ऐसा था कि फॉर सेंचुरीज बिफोर द इंडियन ओशन हैड नोन अ बस्लिंग ट्रेड विद गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम्स एक्सेट्रा। तो सदियों पहले जो इंडियन ओशन है उसे एक ट्रेड हब माना जाने लगा था कि व्यापार वहां पे बहुत बड़े लेवल पे होता था, चाहे उसमें लोगों का व्यापार हो, चीजों का व्यापार हो, ज्ञान का व्यापार हो या फिर रीत रिवाज का व्यापार हो। तो इस तरह से काफी ज्यादा समुद्री रास्तों ने भी लोगों को इकट्ठा करने में, जोड़ने में सहायता की। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज सेंट्रल टू दीज फ्लोज एंड अ क्रूशियल पॉइंट्स इन देयर नेटवर्क्स। जो भारतीय सब कॉन्टिनेंट था, उपमहाद्वीप था, वे एक केंद्र बिंदु बन चुका था ये चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में या फिर जोड़ने में। हमारे देश से होते हुए बहुत सारे देशों में व्यापार हुआ करता था, एक नेटवर्क सेंटर था हमारा देश। द एंट्री ऑफ द यूरोपियन हेल्प एक्सपैंड इट और रीडायरेक्ट सम ऑफ दीज फ्लोज टुवर्ड्स यूरोप। जो यूरोपियन की एंट्री थी ना, उससे क्या मदद मिली कि उसे काफी ज्यादा जो है चीजों का एक तो व्यापार बढ़ा, ठीक है, और यहाँ की चीजें, एशिया की चीजें यूरोप की तरफ फ्लो करने लगी थी। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टैक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर। अमेरिका की खोज के पहले जो अमेरिका देश है वो दूसरे देशों के साथ कनेक्शन में नहीं था, अलग था कई सालों तक, कई सदियों तक। But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lives everywhere। लेकिन 16वीं शताब्दी के बाद इसका बहुत बड़ी जमीन, फसलें और यहाँ के जो उत्पाद थे वो सब जो है व्यापार और के साथ जुड़ने की वजह से लोगों के जीवन में लगभग बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जो है बदलाव देखने को मिला। अब precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed its trade with Asia। जो काफी कीमती धातुएं होती थी जिसमें सिल्वर यानी चांदी और इनकी खुदाई कहाँ से होती थी? खदानों से होती थी। कहाँ पे थी ये खदानें? पेरू नामक देश है साउथ अमेरिका का, मैक्सिको और बहुत सारे अलग यहाँ से यूरोप की जो है वेल्थ बढ़ना शुरू हुई थी। एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया, और इसे वहाँ के लोगों को एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मदद मिलती थी क्योंकि एक्सचेंज सोने चांदी में होना शुरू हुआ था ना। लेजेंड स्प्रेड इन 17th century यूरोप अबाउट साउथ अमेरिका फेबल्ड वेल्थ। तो बहुत सारी कहानियां फैल गई लोगों के बीच में साउथ अमेरिका की, जो वहाँ की जो खदानें थी, वहाँ का जो दौलत था उसके बारे में। मेनी एक्सपीडिशन सेट ऑफ इन सर्च ऑफ ई डोराडो, द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड। बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए गए, बहुत सारे रिसर्च किए गए किसके डोराडो के, जिसे हम कैसा मानते हैं? द फेबल्ड सिटी ऑफ गोल्ड, यानी कि पुराना शहर जो है सोने का माना जाता था इसे।
The Portuguese and Spanish conquest and colonization of America was decisively underway by the mid 16th century. जो पुर्तगाल और स्पेन के कंक्वेस्ट थे, साथ में कॉलोनाइजेशन किया गया था अमेरिका का, तो वो इसी दौर में हुआ था, लगभग लगभग मिड 16th एंड 17th सेंचुरी की बात है। ठीक है, यूरोपियन कंक्वेस्ट वाज नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ द सुपीरियर फायर पावर। तो यूरोप की जो कंक्वेस्ट थी वो रिजल्ट इसी चीज का नहीं था कि वो सुपीरियर फायर पावर थे, बल्कि इनफैक्ट द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द स्पेनिश कंक्वरर्स वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल। हकीकत में जो सबसे ताकतवर स्पेन के विजेताओं का हथियार था वो कोई मिलिट्री हथियार नहीं था, इट वाज द जर्म्स सच एज दोज ऑफ द स्मॉल पॉक्स दैट दे कैरिड ऑन देयर पर्सन। ये स्मॉल पॉक्स के जर्म्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करते थे अपने साथ, क्योंकि वहां पे ये बीमारी बहुत बड़े लेवल पे फैली हुई। Because of their long isolation, America's original inhabitant had no immunity against these diseases that came from Europe. देखो, अमेरिका जो है बहुत समय तक जो है आइसोलेटेड रहा, अलग थलग अकेला रहा, और ऐसे में वहाँ के लोगों में वो इम्यूनिटी नहीं थी, वो ताकत ही नहीं थी कि वो इस तरह की स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारियों से लड़ सके जो यूरोप से उनके देश में आई थी। स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड अ डेडली किलर। जो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी है ये बहुत बड़ा किलर के रूप में साबित हुआ इन देशों के लिए। वंस इंट्रोड्यूस्ड इट स्प्रेड डीप इनटू द कॉन्टिनेंट अहेड even of any European reaching there. It killed the decimated whole communities, paving the way for conquest. देखो, ये एक बार जब अमेरिका के कॉन्टिनेंट में फैल गया तो इससे बहुत सारे लोगों की जानें गई थी, वहाँ की बहुत सारी कम्युनिटीज का लॉस हुआ था। तो जब लोग मरते गए तो ऑफ कोर्स जो यूरोपियन लोग हैं वहाँ के नेचुरल हैबिटेट तो मर रहे थे, तो यूरोपियन लोग जो है वहाँ पे आकर के एक विजेता के रूप में रह रहे थे। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इसे हम कह सकते हैं बायोलॉजिकल वॉरफेयर। बायोलॉजिकल वॉरफेयर ऐसा वॉरफेयर है जो आप ह्यूमन बीइंग को डायरेक्टली नहीं मार करके, हो सकता है किसी डिजीज के थ्रू, किसी जर्म्स के थ्रू मार करके वहां पे हासिल करते हो जीत, तो उसे हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर का एक तरीका मानते हैं। जॉन विनथॉर्प, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द मैसाचुसेट्स बे colony in New England, wrote in May 1634 that smallpox signaled God's blessing for the colonists. जॉन जो विनथॉर्प्स हैं वो गवर्नर हैं मैसाचुसेट के, जो एक कॉलोनी है न्यू इंग्लैंड की, तो वहाँ उन्होंने लिखा है कि स्मॉल पॉक्स जो है भगवान की तरफ से आशीर्वाद के रूप में साबित हुआ है। जो लोग दूसरे देशों का को कॉलोनाइज करते हैं उनके लिए, द नेटिव्स वर नीरी ऑल डेड ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो जो वहाँ के मूल निवासी थे अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, वो मर चुके थे स्मॉल पॉक्स की वजह से। सो एज द लॉर्ड हेथे क्लियर्ड आर टाइटल टू व्हाट वी पोजेस। तो मतलब हमारा जो है रास्ता तैयार, एक जो है भगवान ने हमारे लिए रास्ता साफ कर दिया जो हमें पाना था उसके लिए। Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not disease such as smallpox, to which the conquerors were mostly immune. तो देखो, गन्स जो हैं उन्हें खरीदा भी जा सकता है, उन्हें कब्जे में भी किया जा सकता है, और वो हमलावर लोगों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। लेकिन बीमारी का क्या किया जाए, जो जिसकी वजह से जो ये बीमारी थी इसकी वजह से वहाँ के लोगों की डेथ होती गई, और जो नेटिव लोग थे, जो यूरोपियन लोग थे, वो इस बीमारी के आदी थे, वो इसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर चुके थे। अमेरिकन लोग इसके आगे सर्वाइव नहीं कर पाए। Until the 19th century, the poverty and hunger were common in Europe. देखो, 19वीं शताब्दी तक गरीबी और भूख जो है बहुत ही आम बात हुआ करती थी यूरोप में। सिटीज वर क्राउडेड एंड डेडली डिजीजेस वर वाइड स्प्रेड। जो शहर थे वो काफी ज्यादा हो गए थे, क्राउडेड हो गए थे, यानी कि वहाँ भीड़ भड़का काफी ज्यादा हुआ करता था, और बहुत सारी भयानक भयानक बीमारियों का भी बहुत प्रचलन हो चुका था, फैली हुई थी। रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स वर कॉमन। अब धार्मिक कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज्यादा कॉमन थे। एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसिक्यूटेड। डिसेंटर्स कौन होते हैं? जो लोग अक्सर प्रचलित विश्वास को नहीं मानते, वो अपने ही तरीके से सोचने वाले होते हैं, उन लोगों को अक्सर वो क्या कर लिया करते थे, मार डाला करते थे। Thousands therefore fled Europe for America. तो बहुत सारे लोग जो हैं यूरोप को छोड़ करके अमेरिका की तरफ चले गए। Here by the 18th century, plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton
and sugar for European markets. तो 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, यूरोपियन लोग प्लांटेशन का काम करवाया करते थे, कैप्चर्ड स्लेव जो होते थे, उनके जो गुलाम होते थे उनसे, और उन्हें इस्तेमाल किया करते थे कॉटन के काम के लिए और शुगर के काम के लिए। अलग अलग मार्केट्स में यूरोप की बहुत सारे स्लेव्स का जो है इस्तेमाल हुआ करता था काम के लिए, ठीक है। अनटिल वेल इनटू द 18th सेंचुरी चाइना एंड इंडिया वर अमंग द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज। अगर हम बात करें कि 18वीं शताब्दी तक, तो भारत और चाइना जो है बहुत ही अमीर देश होते थे दुनिया के। दे वर ऑल्सो प्री एमिनेंट इन एशियन ट्रेड, और वो बहुत ही परांगत थे, बहुत अच्छे थे एशिया के व्यापार में। However, from the 15th century, China is said to have restricted overseas contacts and retreated into isolation. हालांकि माना जाता है कि 15वीं शताब्दी के बाद चाइना ने अपने जो समुद्र पार की जो कनेक्शंस हुआ करते थे, जो कॉन्टैक्ट होते थे, उनको उनके ऊपर रोक लगा दी थी, बंदिशें लगा दी थी, और वापस से अपना जो है अकेले अपने देश को ही अपने देश में ही सिमट के आइसोलेशन में हो चुका था चाइना, ठीक है। तो अब क्या होता है, China's reduced role and the rising importance of the Americas gradually moved the center of the world trade westward. Europe now emerged as the center of the world trade. देखो, चाइना ने अपना रोल जो है काफी कम कर दिया था, अब कम हो चुका था, तो इम्पोर्टेंस किसकी बढ़ रही थी, अमेरिका की, और ग्रेजुअली जो है जो व्यापार का सेंटर है वो किस तरफ घूम गया, वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ। चाइना ने आइसोलेशन ले लिया तो पश्चिम की तरफ व्यापार का केंद्र बनता गया। तो यूरोप में एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जो है ये देश उभरे। ये देखो, व्यापार किसका, इंसानों का भी हुआ करता था। ये देखो, ये लोग जो हैं एक तरफ से आदमी हैं, एक तरफ से औरतें हैं, इन्हें बेचने के लिए यहाँ पे तैयार करके रखा गया है। द 19th सेंचुरी 1815 टू 1914 की बात अगर हम करें, द वर्ल्ड चेंज्ड प्रोफाउंडली इन द 19th सेंचुरी। 19वीं शताब्दी में जो दुनिया है वो पूरे तरीके से बदल चुकी थी। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स इंटरैक्टेड इन कॉम्प्लेक्स वेज टू ट्रांसफॉर्म सोसाइटीज एंड रीशेप एक्सटर्नल रिलेशंस। देखो, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और टेक्नोलॉजिकल जो ये फैक्टर्स थे, जो कारण थे, इनकी वजह से जो है समाज जो है पूरे तरीके से बदल गया था और कॉम्प्लेक्स बनके नया शेप लेकर के सामने आया था। इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट और फ्लो। जो अर्थशास्त्री होते हैं वो क्या कहते हैं कि 3 तरह का मूवमेंट होता था या फ्लो होता था विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। क्या क्या होता था, इंटरनेशनल जो है अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक आदान प्रदान होता था, उसमें क्या था। द फर्स्ट इज द फ्लो ऑफ द ट्रेड विच इन द 19th सेंचुरी रेफर्ड लार्जली टू द ट्रेड इन द गुड्स। पहला क्या था, सबसे पहला आता था कि किस चीज का ट्रेड हुआ करता था, सामान का, गुड्स, जैसे कि कपड़े और अनाज, व्हीट जिसमें आता है, गेहूं। दूसरा क्या है, सेकंड जो है द फ्लो ऑफ लेबर, लेबर यानी मजदूर। द माइग्रेशन ऑफ द पीपल इन सर्च ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, काम के लिए लोग अक्सर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते थे, तो वो लेबर का माइग्रेशन हुआ। पहला हमने देखा कि चीजों का, दूसरा लेबर। तो अब देखते हैं थर्ड इज द मूवमेंट ऑफ द कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तीसरा मूवमेंट क्या है कि वो कैपिटल का मूवमेंट होता था, यानी शॉर्ट टर्म भी हुआ करता था, लॉन्ग टर्म भी हुआ करता था, इन्वेस्टमेंट लोगों का उसमें, ठीक है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, लंबे लंबे दूरियों पे लोग ऐसा किया करते थे, कैपिटल का मूवमेंट भी। All 3 flows were closely interwoven and affected people's lives more deeply now than ever before. देखो, ये जो तीनों जो मूवमेंट हुआ करते थे, तीनों तरह के, ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और लोगों को बहुत गहरे तरीके से असर करते थे, उनके जीवन पे प्रभाव किया करते थे। द इंटरकनेक्शन कुड समटाइम्स बी ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, लेबर माइग्रेशन वॉज ऑफन मोर रिस्ट्रिक्टेड देन गुड्स और कैपिटल फ्लो। देखो, सामान और पैसा तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से जा सकता है ना, उसका फ्लो किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोगों का व्यापार है या लोगों का आदान प्रदान एक जगह से दूसरी जगह जो था, वो उसके ऊपर बंदिशें लगाई जाती थी, कुछ कानून बने थे जिसकी वजह से ये सब किया गया। Yet it helps to us understand the 19th century world economy better if we look at the 3 flow together. हालांकि
हम 19th सेंचुरी या 19वीं शताब्दी की जो अर्थव्यवस्था है उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं अगर हम ये तीनों जो एरियाज हैं इनको कनेक्ट कर देते हैं तो वर्ल्ड इकोनॉमी टेक्स शेप। जो संसार की जो अर्थव्यवस्था है वो एक नया रूप लेती है। कैसे? अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इज द चेंजिंग पैटर्न ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन इन द इंडस्ट्रियल यूरोप। तो पहला जो हम स्थान है जहाँ से हम शुरू कर सकते हैं कि देखो लोगों के जो खान पान के जो हैं तौर तरीके बदले, प्रोडक्शन जो है उसमें बदलाव आया, कंजम्पशन जो है उसमें भी बदलाव देखा गया इंडस्ट्रियल यूरोप में, यानी औद्योगिकरण हुआ था यूरोप में। औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तब ये बदलाव देखने को मिले। ट्रेडिशनली कंट्रीज लाइक्ड टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन फूड। जो पारंपरिक रूप से जो देश थे वो अक्सर सेल्फ सफिशिएंट होना पसंद करते थे अपने ही देश में, कि हर चीज अपने देश में जितना उगे उसी को इस्तेमाल किया जाए। बट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड मेंट लोअर लिविंग स्टैंडर्ड एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट। वे वाज दिस सो? तो जब 19th सेंचुरी का दौर था तो ब्रिटेन जो है एक टापू देश है, आइलैंड देश है, तो वहां पे जो है फूड जो है फूड उनको सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए काफी नहीं था और लोगों के जीवन का जो है स्टैंडर्ड काफी लो होता जा रहा था। अक्सर कन्फ्लिक्ट हुआ करते थे, झड़पें हुआ करती थी फूड को लेकर के। ये ऐसा क्यों हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी हैड इंक्रीज्ड द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ी कहाँ की, इंग्लैंड की लेट 18th सेंचुरी के समय में, तो खाने की डिमांड्स जो हैं ब्रिटेन में जो है बढ़ गई थी, खाने की फसलों की डिमांड। तो एज अर्बन सेंटर एक्सपेंडेड एंड इंडस्ट्री ग्रू, जो शहर बढ़ गए और जो वहाँ की औद्योगिक क्षेत्र जो हैं वो बढ़े, तो क्या हुआ? तो डिमांड फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वेंट अप। तो खाने की चीजों की डिमांड भी तो बढ़ेगी। अगर कहीं कोई शहर में रह रहा है तो वो खाना नहीं उगा रहा, तो उसे खाने की जरूरत पड़ेगी, तो इससे डिमांड तो बढ़ेगी, पुशिंग अप फूड ग्रेन प्राइसेस। अगर खाने की डिमांड बढ़ रही है और खाना कम है तो इससे क्या हो गया? वो खाना जो है, खाने का सामान जो है महंगा मिलने लगा। अंडर प्रेशर फ्रॉम लैंडेड ग्रुप्स द गवर्नमेंट ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड द इम्पोर्ट ऑफ कॉर्न। जो बड़े बड़े जमींदार लोग हुआ करते थे उनके प्रेशर में आकर के गवर्नमेंट ने जो है बाहर से जो कॉर्न है, जो अनाज है, उसको खरीदना बंद कर दिया, उस पर रोक लगा दी, बंदिशें लगा दी उस पे। द लॉज अलाउइंग द गवर्नमेंट टू डू सो दिस वर कॉमनली नोन एज द कॉर्न लॉज। जो ये कानून बनाए गए थे ये सब जो कॉर्न का इंपोर्ट रिस्ट्रिक्ट करते थे, कॉर्न को खरीदने पे रोक लगाते थे, उन्हें कॉर्न लॉ बोला गया। अनहैप्पी विद हाई फूड प्राइसेस, इंडस्ट्रियलिस्ट्स एंड अर्बन dwellers forced the abolition of the corn law। जब खाने का सामान बहुत महंगा हो गया, इसमें व्यापारी बहुत नाखुश थे, उद्योगपति नाखुश थे, इसलिए उन्होंने क्या गवर्नमेंट को प्रेशराइज करा, फोर्स करा, जबरदस्ती करी कि वो क्या करें, कॉर्न लॉ को खत्म कर दें। आफ्टर द कॉर्न लॉज वर स्क्रैप्ड, जैसे ही जो कॉर्न लॉ है उस पे उसको रोक खत्म कर दिया गया, फूड कुड बी इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन मोर चीपली देन इट कुड बी प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री। तो खाना जो है बहुत सस्ते में ब्रिटेन में आने लगा, इतना सस्ता कि वो जितना उगा करके भी वो नहीं कर सकते थे। द ब्रिटिश एग्रीकल्चर वॉज अनेबल टू कम्पीट विद इम्पोर्ट। जो ब्रिटिश एग्रीकल्चर था, ब्रिटिश में जो खेती बाड़ी होती थी, वो कम्पीट ही नहीं कर पाते थे जो बाहर से सामान आता था खाने पीने का उसके साथ। तो वास्ट एरियाज ऑफ लैंड वर नाउ लेफ्ट अनकल्टिवेटेड। तो इस वजह से बहुत बड़े बड़े जो खेत होते थे वो बिना वहां पे खेती बाड़ी के रह गए। एंड थाउजेंड्स ऑफ मेन एंड वुमेन वर थ्रोन आउट ऑफ द वर्क। जब काम ही नहीं है तो बहुत सारे लोगों को क्या है, काम से निकाल दिया गया। दे फ्लॉक टू द सिटीज फॉर और माइग्रेटेड ओवरसीज। वो शहरों की तरफ भागे जो लोग खेती बाड़ी में जुड़े थे, क्योंकि उनके खेतों में काम नहीं था, तो वो शहरों की तरफ गए। और कुछ लोग जो है दूसरे देशों में समुद्र पार करके भी जाने लगे। एज फूड प्राइसेस फेल, कंजम्पशन इन ब्रिटेन रोज। जैसे ही खाने का जो है कीमतें कम होने लगी तो उसका जो कंजम्पशन रेट है, जो वहाँ खरीद है, वो भी बढ़ गई। From the mid 19th century, faster industrial growth in British also led to higher incomes and therefore more food imports। तो मध्य 19वीं शताब्दी की बात है कि बहुत अच्छी जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई थी, कहाँ की? ब्रिटेन की, जिससे क्या है, इनकम जो है वहाँ की हायर हो गई। हायर इनकम होने की वजह से क्या हुआ? फूड इंपोर्ट जो है वो आसान हो गया, खरीद उसकी बढ़ गई, क्योंकि लोगों के पास पैसा है तो वो खरीदेंगे ना। अराउंड द वर्ल्ड इन ईस्टर्न यूरोप, Russia, America and Australia, lands were cleared and food production expanded to meet the British demand।
दुनिया के हर कोने में, जैसे आप यूरोप के पूर्वी भाग देखेंगे, रशिया, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे बहुत सारे जंगलों को साफ किया गया और वहाँ पे खेती बाड़ी का काम शुरू किया गया ताकि जो ब्रिटिश का खाने की जो डिमांड है वो पूरी हो सके। It was not enough merely to clear lands for agriculture. Railways were needed to link the agricultural regions to the ports. तो ये काफी नहीं था कि सिर्फ एग्रीकल्चरल यानी कि खेती बाड़ी के लिए जमीन को साफ किया जाए, बल्कि जो रेलवेज थे उनके लिए भी जमीन को साफ करना जरूरी था, क्योंकि जो एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर रीजन एरियाज जो थे जहाँ खेती बाड़ी होती थी, उनको किसके साथ जोड़ना था, समुद्री जो बंदरगाहें थी उनके साथ जोड़ने के लिए भी जो है रेलवे का जो है उसके ऊपर खर्चा जरूरी था, उसको भी बनाना था। न्यू हार्बर्स हैड टू बी बिल्ट एंड ओल्ड वंस एक्सपेंडेड टू शिप द न्यू कार्गोज। नए जो है बंदरगाहें बनाई गई और पुरानी जो बंदरगाहें थी उन्हें और भी बड़ा कर दिया गया ताकि ज्यादा बड़े लेवल पे वहां पे सामान को रखा जा सके, उतारा और लाया और ले जाया जा सके। पीपल हैड टू सेटल ऑन द लैंड्स टू ब्रिंग देम अंडर कल्टीवेशन। लोगों को उन जमीनों पे रहना पड़ता था ताकि वहां पे वो खेती बाड़ी कर सकें। दिस मेंट बिल्डिंग होम्स एंड सेटलमेंट। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे जमीनों के आसपास लोगों को रहना जरूरी था, वहीं पे वो क्या करते थे, अपनी घर बनाना शुरू कर दिए, तो सेटलमेंट बनना शुरू हो गई। ऑल दीज एक्टिविटीज इन टर्न रिक्वायर्ड कैपिटल एंड लेबर। ये सारी एक्टिविटीज जो थी इनके लिए किस चीज की जरूरत थी, पैसा चाहिए था और लोगों की जरूरत थी, ठीक है, काम करने वाले लोगों की। कैपिटल फ्लोड फ्रॉम फाइनेंशियल सेंटर सच एज लंदन। तो जो पैसा है वो फाइनेंशियल सेंटर जैसे कि लंदन है वहां से आ जाया करती थी। द डिमांड फॉर लेबर इन प्लेसेस वेयर लेबर वाज इन शॉर्ट सप्लाई एज इन अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया लेड टू मोर माइग्रेशन। तो लेबर की डिमांड जो है बढ़ी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका में, तो इससे माइग्रेशन भी जो है लोगों का बढ़ने शुरू हो गया। Nearly 50 million people emigrated from Europe to America and Australia in the 19th century. लगभग 50 मिलियन लोग जो हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं यूरोप से अमेरिका की तरफ और ऑस्ट्रेलिया की तरफ 19वीं शताब्दी में। ऑल ओवर द वर्ल्ड some 150 million are estimated to have left their homes. पूरी दुनिया में लगभग 150 मिलियन लोग जो थे उन्होंने अपने घर छोड़े थे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। क्रॉस्ड ओशन एंड वास्ट डिस्टेंसेस ओवर लैंड इन सर्च ऑफ द बेटर फ्यूचर। तो वो समुद्र क्रॉस करके दूसरे दूसरे देशों में चले गए ताकि वहां पे उन्हें जो उनका अच्छा भविष्य मिल सके, काम मिल सके, जीवन अच्छा यापन कर सकें वो। Thus by 1890 a global agricultural economy had taken shape. कृषि का जो अर्थव्यवस्था था उसने नया शेप लिया था। accompanied by complex changes in labor movement patterns। और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था कि लेबर के मूवमेंट के पैटर्न में भी कॉम्प्लेक्स बदलाव देखने को मिले थे। साथ में कैपिटल फ्लोस एंड इकोलॉजीज एंड टेक्नोलॉजी। तो एनवायरनमेंट साथ में टेक्नोलॉजी, इसका भी काफ़ी ज़्यादा जो है फ्लो एक जगह से दूसरी जगह और बदलाव देखने को मिला चीज़ों में। फूड नो लॉन्गर केम फ्रॉम अ नियर बाई विलेज और टाउन। तो अब खाना जो है ऐसा नहीं था कि आसपास के किसी गांव से लाया जाता या किसी कस्बे से लाया जाता, बट फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। लेकिन हजारों मील दूर से खाना जाया करता था। इट वॉज नॉट ग्रोन बाय अ पीजेंट टिलिंग हिज ओन लैंड but by the agricultural worker perhaps recently arrived who was now working on a large farm that only a generation ago had most likely been a forest। तो अब ये खाना किसी किसान के द्वारा नहीं उगाया जाता था कि जो कि अपनी ही जमीन के ऊपर खेती करके बेचे, ऐसा नहीं था, लेकिन ऐसी जगहों से खाना आता था जहाँ पे वर्कर यानी कि मजदूर लोग जो हैं वो काम किया करते थे, वो जो रिसेंटली उन्हें वहां पे रखा गया था। साथ में बड़े बड़े जंगलों को काट करके फार्म्स तैयार किए गए थे, ऐसी जगहों से खाना आया करता था। इट वॉज ट्रांसपोर्टेड बाय रेलवे बिल्ट फॉर दैट वेरी पर्पस एंड बाय शिप्स। तो इसका ट्रांसपोर्ट होता कैसे था, या तो रेलवे से होता था जो बने ही इस चीज के लिए थे कि सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके, और या फिर जो जहाज थे, समुद्री जहाज थे, उनके जरिए विच वर इंक्रीजिंगली मैन्ड इन दिस डिकेड्स बाय लो पेड वर्कर्स फ्रॉम साउदर्न यूरोप। ठीक है, तो बहुत सारे जो थे शिप से काम किया जाता था। तो ये काम किसके द्वारा किया जाता था कि जो बहुत सस्ते मजदूर हुआ करते थे वो वहां भरमार हो चुकी थी। अब इन्हीं लोगों की वजह से यही लोग काम करते थे। ठीक है, ये लोग हुआ अक्सर कहाँ से करते थे, यूरोप से, एशिया से, अफ्रीका से एंड कैरिबियन से, अलग अलग देशों से हुआ करते थे। ठीक है।
Some of this dramatic change, though on a small scale, occurred closer home to West Punjab. कुछ ये जो एकदम से ड्रामेटिक चेंजेस हुए हैं, लेकिन हालांकि छोटे ही लेवल पे, लेकिन पंजाब में भी ये देखने को मिला. Here the British Indian government built a network of irrigation canals to transport semi-desert wastes into fertile agricultural lands that could grow wheat and cotton for export. यहाँ पे जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने एक नेटवर्क बनाया था किसके लिए, इरिगेशन कैनाल का, यानी सिंचाई की नहरों का. क्या करते थे वो, जो सेमी डेजर्ट एरिया थे वहाँ पे पानी पहुंचाने के लिए और उन्हें फर्टाइल बनाने के लिए, उसे ज़मीन को कॉटन ग्रो करने के लायक बनाने के लिए उन्होंने ये काम किया था, ताकि वो कॉटन क्या कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, यानी अपने देश में ले जा सकें. द कैनाल कॉलोनीज एज द एरियाज इरिगेटेड बाय द न्यू कैनाल्स वर कॉल्ड. जो नई कैनाल के साथ जिन एरिया का इरिगेशन होता था, वहाँ सिंचाई होती थी, उन्हें कैनाल कॉलोनीज बोला जाता था. वर सेटल्ड बाय पीजेंट्स फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ पंजाब. वहाँ पे अक्सर किसान दूसरे पंजाब के हिस्सों से आकर के रहते थे. ऑफ कोर्स फूड इज मेयरली एन एग्जाम्पल. हाँ, जो खाना सिर्फ एक एग्जाम्पल है. अ सिमिलर स्टोरी कैन बी टोल्ड फॉर कॉटन. इसी तरह की कहानी हम कॉटन को लेकर के भी बोल सकते हैं कि कैसे इसका व्यापार होता था. द कल्टिवेशन ऑफ विच एक्सपेंडेड वर्ल्ड वाइड टू फीड ब्रिटिश टेक्सटाइल मिल्स. तो इसकी खेती बाड़ी संसार के हर देश में होने लगी, ताकि जो ब्रिटिश में जो मिल्स हैं वहाँ कपड़े की मिल्स जो होती थी उनकी डिमांड पूरी हो सके. और रबर इंडीड सो रैपिडली रीजनल स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज डेवलप्ड. हालांकि जो रीजनल स्पेशलाइजेशन होती थी प्रोडक्शन चीज़ों की प्रोडक्शन की, यानी कमोडिटीज की प्रोडक्शन की, वो डेवलप हुई. दैट बिटवीन 1820 एंड 1914 वर्ल्ड ट्रेड इज एस्टिमेटेड टू हैव मल्टीप्लाइड 25 to 40 टाइम्स. तो 1820 से लेकर 1914 तक के समय को अगर हम देखें तो व्यापार कितना बढ़ गया था, 25 से 40 तक का उछाल आया था. ठीक है. नियरली 60% ऑफ दिस ट्रेड कंप्राइज्ड प्राइमरी प्रोडक्ट्स, दैट इज एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट एंड कॉटन एंड मिनरल्स सच एज कोल. तो व्यापार लगभग 60% किन चीज़ों का किया जाता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो पहले मतलब खेती बाड़ी से आते हैं, जिसमें आता था गेहूं, कॉटन और बहुत सारे मिनरल्स, साथ में कोयला, ये सब का व्यापार बहुत ज़्यादा लेवल पे होता था. रोल ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हाट वाज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑल दिस. देखो, टेक्नोलॉजी ने इस सारे कार्य में क्या अपना रोल निभाया. द रेलवेज, steamships, the telegraph, for example, were important inventions without which we cannot imagine the transformed 19th century world. देखो, अगर रेलवे की बात करें हम, स्टीमशिप की बात करें हम, या टेलीग्राफ को लेकर के हम देखें, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट खोज के रूप में देखी जाती हैं. इनके बिना हम जो 19वीं शताब्दी का जो व्यापार है उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़े लेवल पे चेंज लाया. But technological advances were often the result of the larger social, political and economic factors. लेकिन जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थी, इन्होंने क्या किया था, बहुत बड़े लेवल पे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक जो है फैक्टर्स जो थे उन्हें जो है पुश किया था. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, कॉलोनाइजेशन स्टिम्युलेटेड न्यू इन्वेस्टमेंट्स एंड इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट, फास्टर रेलवेज, लाइटर वेगन्स एंड लार्जर ships helped move food from more cheaply and quickly from far away to final markets. अब देखो, अगर हम बात करें कि ये जो चीज़ें, जो इन्वेंशंस हुई, इससे काफ़ी ज़्यादा जो है बूस्ट मिला था कॉलोनाइजेशन को, और कॉलोनाइजेशन इसमें फ्लरिश काफ़ी हुआ. कॉलोनाइजेशन क्या है कि किसी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके, एरिया के ऊपर कब्जा करके, वहाँ पे एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करके काम करना. तो इस तरह से जो है, इससे जो रेलवे का ग्रोथ हुआ, सी रूट्स का ग्रोथ हुआ, या शिप्स वगैरह का, इससे चीज़ें और भी जल्दी और भी सस्ते लेवल पे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद मिलती थी, और साथ में सस्ती भी हुआ करती थी. द ट्रेड इन मीट ऑफर्स अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस कनेक्टेड प्रोसेस. देखो, मीट का व्यापार अगर पुराने ज़माने में हो तो किसी आसपास के एरिया में ही लोग बेचा करते थे मीट, लेकिन अब एक जगह से, एक देश से दूसरे देश में जाने लगा. Till the 1870s, animals were shipped live from America to Europe. 1870 तक जो है, जो जानवर होते थे ना, उन्हें जीवित अमेरिका से यूरोप तक लेके जाया जाता था. ठीक है. एंड देन slaughtered when they arrived there. और तब फिर उन्हें वहां पे मारा जाता था जब वो अपने यूरोप में पहुंच जाते थे.
बट लाइव एनिमल्स टुक अप अ लॉट ऑफ शिप स्पेस। लेकिन जो जीवित जानवर थे वो अगर शिप में बैठाए जाते थे तो वो काफी ज्यादा स्पेस लिया करते थे, एरिया लिया करते थे। मैनी ऑल्सो डाइड इन वॉयज, तो बहुत सारे यात्रा के दौरान ही मर भी जाते थे। फेल इल, लॉस्ट वेट और बिकम अनफिट टू ईट, या फिर बीमार हो जाते थे या उनका वेट कम हो जाता था, या बीमार वो खाने के काबिल नहीं बचते थे। मीट वॉज हेंस एन एक्सपेंसिव लग्जरी बियॉन्ड द रीच ऑफ द यूरोपियन पुअर, तो इसीलिए जो मीट था एक बहुत महंगा शौक था जो किसी भी यूरोप के गरीब की पहुंच से बाहर था। हाई प्राइसेस in turn kept demand and production down until the development of a new technology, namely refrigerated ships, which enabled the transport of perishable foods over long distance. तो ये सब तब तक चलता रहा जब तक कि एक नया टेक्नोलॉजी आविष्कार नहीं आया जिसको हम रेफ्रिजरेटेड शिप्स बोलते थे, जिसमें क्या होता था कि कूलिंग फैसिलिटी बनाई जाती थी जिससे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था, यानी व्यापार किया एक जगह से दूसरी जगह, जो खाने के सामान खराब हो जाते हैं उसे सेफली पहुंचाने में सहायता मिली लंबे डिस्टेंस तक। नाउ एनिमल्स वर स्लॉटर्ड फॉर फूड एट द स्टार्टिंग पॉइंट इन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो अब क्या होता था कि रेफ्रिजरेशन की वजह से जानवरों को उनके जहाँ के वो होते थे वहीं पे उनको मारा जाता था, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और न्यूजीलैंड, और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता था यूरोप की तरफ फ्रोजन मीट की तरह। ठीक है, अगर कूलिंग फैसिलिटीज, रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटीज शिप्स में होती थी तो वहां पे वो मीट ठंडा रहता था जिससे कि वो खराब नहीं होता था उसको उसमें फ्रीज करके। दिस रिड्यूस्ड शिपिंग कॉस्ट एंड लोवर्ड मीट्स प्राइसेस इन यूरोप। इससे क्या हो गया, शिपिंग का जो कॉस्ट है वो कम हो गया और जो मीट का कीमतें हैं वो भी कम हो गई यूरोप में। द पोर इन यूरोप कुड नाउ कंज्यूम अ मोर वेरिड डाइट, तो जो गरीब है यूरोप के लोग वो अब अच्छा खाना खा सकते थे, अगर वैरायटी मिल सकती थी उनको, मीट खरीद सकते थे वो। टू द अर्लियर मोनोटोनी ऑफ द ब्रेड एंड पोटैटोज मेनी दो नॉट ऑल कुड नाउ ऐड मीट एंड बटर एंड एग्स टू देयर डाइट। तो पहले तो एक रूटीन होता था, बोरिंग रूटीन होता था जिसमें उनको आलू और चपाती खाने को मिलता था। लेकिन अब वो क्या करते थे, अब कुछ उनमें से ऐसे लोग थे जो बटर खरीद सकते थे, अंडे खरीद सकते थे, अपनी डाइट में ऐड कर सकते थे, मीट भी खा सकते थे, सब नहीं लेकिन कुछ लोग। उसके बाद बेटर लिविंग कंडीशंस प्रोमोटेड सोशल पीस विद इन द कंट्री एंड सपोर्टेड फॉर इम्पीरियलिज्म सपोर्ट फॉर Better living condition promoted social peace within the country and support for imperialism abroad। तो अच्छी जो जीने की सुविधाएं जो लोगों को मिलने लगी, जिससे सामाजिक जो है शांति आई देश के भीतर, और इससे लोगों को सपोर्ट मिला इंपीरियलिज्म बढ़ाने में अब्रॉड में। ठीक है, एक एम्पायर क्रिएट करने के लिए अब्रॉड में। लेट 19th सेंचुरी कॉलोनियलिज्म, 19वीं शताब्दी का जो कॉलोनियलिज्म है उसके बारे में हम बात करते हैं। ट्रेड फ्लरिश्ड एंड मार्केट्स एक्सपेंडेड इन द लेट 19th सेंचुरी, व्यापार बढ़ा और जो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं वो बन गई लगभग 19वीं शताब्दी के अंत आते आते। बट दिस वाज नॉट ओनली द पीरियड ऑफ एक्सपैंडिंग ट्रेड एंड इंक्रीज प्रोस्पेरिटी, लेकिन ये सिर्फ एक ऐसा समय नहीं था जहाँ पे बहुत व्यापार बढ़ रहा था और लोगों में समृद्धि बढ़ रही थी। इट इज इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज दैट देयर वाज अ डार्कर साइड ऑफ दिस प्रोसेस, लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि इसका एक जो है काला पहलू भी था इस सारे प्रोसेस का, नुकसान भी तो था ना कुछ। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इकोनॉमी आल्सो मेंट अ लॉस ऑफ फ्रीडम एंड लाइवलीहुड्स। बहुत सारे दुनिया के जो देश थे वहाँ पे व्यापार का बढ़ना और बहुत क्लोज रिलेशनशिप जो थे अर्थव्यवस्था के, इसका मतलब ये भी था कि बहुत सारे लोगों की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था और उनके जीवन के हक को भी छीना गया था। लेट 19th सेंचुरी European conquests produced many painful economic, social and ecological changes through which the colonized societies were brought into the world economy। जो 19वीं शताब्दी के अंत में यूरोपियन लोगों ने जो जगहों को जीता, वहाँ पे जो आर्थिक तरक्की की, वहाँ के समाज के ऊपर अपना कंट्रोल किया, तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है इससे बहुत सारी चीज़ें इन सब पहलुओं पे देखने को मिली, समाज पे, अर्थव्यवस्था पे, वहाँ के एनवायरनमेंट पे, जिससे जो है जो वर्ल्ड को इकोनॉमिक यूनिट के रूप में लाया गया था, वहाँ बहुत बदलाव देखने को मिले। अब ये अफ्रीका का मैप है जिसमें ये दिखाया गया है कि जो अलग अलग कलर्स में दिए हैं, जैसे कौन सी कॉलोनी किस देश की थी। बेल्जियन कॉलोनीज को किस कलर में सबसे ऊपर दिखाया गया है, फिर ब्रिटिश कॉलोनीज येलो में दिखाई गई है।
Look at the map of Africa. You will see some countries borders run straight as if they are drawn using a ruler. अगर आप देखोगे कुछ देशों के बॉर्डर जो हैं बहुत ही सीधे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट है ना, तो कुछ ऐसे और भी ऐसी जगह मिल जाएगी आपको, ऐसा लगता है कि इसको किसी स्केल के साथ बराबर करके खींचा गया है। Well, in fact, this was almost how rival European powers in Africa drew up the borders, demarcating their respective territories. तो ये क्यों किया गया था कि जो बॉर्डर्स बनाए थे, बाउंड्री बनाई थी, ये अलग अलग यूरोप के देश थे, जैसे स्पेन हो गया, पोर्चुगल हो गया, ब्रिटेन हो गया, और भी बहुत सारे देश थे जिन्होंने अपना कब्जा किया था इन देशों पे और बाउंड्रीज बना के रखी थी अपने अपने एरियाज की कि ये हमारा एरिया है, इसमें कोई दूसरा देश नहीं आ सकता। इन 1885 द बिग यूरोपियन पावर्स मेट इन बर्लिन टू कंप्लीट द कार्विंग अप ऑफ अफ्रीका बिटवीन देम। तो बहुत सारे यूरोपियन देश जो हैं वो क्या होते हैं, 1885 में बर्लिन में मिलते हैं, जो आपस में देशों को बांट लेते हैं। ब्रिटेन एंड फ्रांस मेड वास्ट एडिशंस टू देयर ओवरसीज टेरिटरीज इन द लेट 19th सेंचुरी। जो ब्रिटेन था और फ्रांस थे, इन्होंने बहुत सारे अपनी नई नई टेरिटरीज को ऐड किया था 19वीं शताब्दी के अंत में अपने एम्पायर में। बेल्जियम एंड जर्मनी बिकेम न्यू कॉलोनियल पावर्स। तो बेल्जियम जो था और जर्मनी जो था, ये भी नए कॉलोनियल पावर्स के रूप में उभर के सामने आए। द यूएस ऑल्सो बिकेम अ कॉलोनियल पावर in the late 1890s by taking over some colonies earlier held by Spain. तो यूएस भी एक कॉलोनियल पावर बन गया, हालांकि ये भी कॉलोनी था ब्रिटिश का, लेकिन जब स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद इन्होंने भी कॉलोनियलिज्म को फॉलो किया और ये भी पावरफुल हो गए। इन्होंने बहुत सारे देश जो है अपने अंडर किए जो स्पेन के कब्जे में हुआ करते थे। Let us look at one example of the destructive impact of colonialism on the economy and livelihood of the colonized people. हम एक एग्जाम्पल का अध्ययन करते हैं जिसमें काफी हानिकारक प्रभाव देखने को मिले इसके कॉलोनियलिज्म के। वहाँ की अर्थव्यवस्था को अस्त व्यस्त करने में कॉलोनियलिज्म ने काफी ज्यादा अपना रोल निभाया। तो जो है और वहाँ के लोगों की जो जीवन है उसके ऊपर भी काफी इस चीज का प्रभाव देखने को मिला। सर हेनरी मॉर्टन स्टैनले इन सेंट्रल अफ्रीका। हेनरी मॉर्टन जो थे वो कहाँ के, सेंट्रल अफ्रीका की बात कर रहे हैं। Stanley was a journalist and explorer sent by the New York Herald to find Livingstone, a missionary and explorer who had been in Africa for several years. Stanley एक मिशनरी भी थे, जर्नलिस्ट भी थे और एक एक्सप्लोरर भी थे। उनको भेजा गया था न्यूयॉर्क हेराल्ड न्यूज़पेपर की तरफ से। वहाँ वो देखने गए थे लोगों की कंडीशन को, लाइक अदर यूरोपियन एंड अमेरिकन एक्सप्लोरर्स ऑफ द टाइम। दूसरे कई अमेरिकन और यूरोपियन जो एक्सप्लोरर थे उन्हीं की तरह वो भी आए थे, खोजकर्ताओं की तरह आए थे। Stanley went with arms, mobilized local hunters, warriors and laborers to help him, fought with the local tribes, investigated African terrains and mapped different regions. Stanley ने बहुत सारी जगहों पे जाकर के वहाँ के लोकल ट्राइब्स के साथ उन्हें कभी फाइट करना पड़ता था, कभी लेबर्स की हेल्प से उनने अपना काम किया, कभी इस तरह से अलग अलग जगहों पे जाकर के वो इन्वेस्टिगेशन का काम किया करते थे, देखा करते थे वहाँ पे, और मैपिंग की उन्होंने वहाँ के अलग अलग एरियाज की। दीज एक्सप्लोरेशंस हेल्प्ड द कंक्वेस्ट ऑफ अफ्रीका। जो ये एक्सप्लोरेशन हुई थी, जो ये खोज हुई थी, इससे अफ्रीका को जीतने में आसानी हुई लोगों को। जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस वर नॉट ड्रिवन बाय एन इनोसेंट सर्च फॉर साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो जोग्राफिकल जो खोज होती थी वो कोई बड़ी मासूम सी खोज नहीं थी जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए की गई हो या इन्फॉर्मेशन के लिए की गई हो, बल्कि दे वर डायरेक्टली लिंक्ड टू द इंपीरियल प्रोजेक्ट्स। वो एम्पायर के प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी होती थी कि कहाँ पे क्या सामान मिलेगा और कहाँ से जो है बेनिफिट मिल सकता है। रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट एक बीमारी है जो जानवरों के बीच में फैली। इन अफ्रीका इन द 1890s a fast spreading disease of cattle plague और रिंडर पेस्ट had a terrifying impact on people's livelihood and the local economy. अफ्रीका में 1890 का समय है जो बहुत फास्ट फैल रही बीमारी थी, किसकी जानवरों की बीमारी थी जिसको रिंडर पेस्ट बोलते थे। इसका प्रभाव लोगों के जीवन पे बहुत खराब पड़ा और अर्थव्यवस्था को भी चरमराने का इसने कार्य किया। दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इंपीरियल इम्पैक्ट ऑन कॉलोनाइज्ड सोसाइटीज। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जिससे हम ये देख सकते हैं कि यूरोप का जो इंपीरियलिज्म है वो किस तरह से प्रभावित कर रहा था अपनी कॉलोनीज को, वहाँ के समाज को। इट शोज हाउ इन दिस era of conquest even a disease affecting cattle reshaped the lives and fortunes of the thousands of people and their relations with the rest of the world. ये बताता है कि एरा था, ये जो समय था विजय के बाद बीमारियां जो आई, जानवरों का लॉस देखने को मिला जिससे
लोगों के किस्मत को पलट के रख दिया, बहुत सारे लोगों के जीवन को बुरी प्रभाव से गुजरना पड़ा। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड abundant लैंड एंड रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। ऐतिहासिक रूप से अफ्रीका का जो है बहुत अच्छी ज़मीन है और कम वहाँ का जो है पॉपुलेशन था। फॉर सेंचुरीज लैंड एंड लाइफ स्टॉक सस्टेन अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड पीपल रेयरली वर्क फॉर अ वेज। तो सदियों तक वो लोग क्या करते थे, अपने जीवन को जानवरों के बलबूते पे चलाते थे और साथ में वहाँ पे अपने ही खेतों में कार्य करके जीवन चलाते थे। उन्हें कभी भी मजदूरों का काम नहीं करना पड़ा। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका देयर वर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट विचेस कुड बाय। तो अफ्रीका में अब क्या हुआ था कि बहुत ही कम ऐसी चीजें बची थी जो उनके पास जो पैसा था उससे वो खरीद सकते थे। इफ यू हैड बीन इन अफ्रीकन possessing land and livestock and there was plenty of both, you too would have seen little reason to work or for a reason। देखो, अगर आप भी वहां पे होते तो इतनी आपके पास जमीन है, आपके पास इतने जानवर हैं, तो सब कुछ है, तो फिर आपको कोई और कारण ही नहीं था कि आप कहीं जाके मजदूरी करोगे, है ना। तो जब सब कुछ घर में है तो क्यों करना है कुछ ऐसा काम बाहर जाके। इन द लेट 19th सेंचुरी यूरोपियन वर अट्रैक्टेड टू अफ्रीका ड्यू टू इट्स वास्ट रिसोर्सेज ऑफ लैंड एंड मिनरल्स। 19वीं शताब्दी के अंत में जो है यूरोप के बहुत सारे जो कॉलोनियल देश थे वो अफ्रीका की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज थे, बहुत सारे मिनरल्स थे, तो उनकी वजह से वहाँ वो लोग गए। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू एस्टैब्लिश प्लांटेशंस एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। तो यूरोप के लोग जो है अफ्रीका में आते हैं किस उम्मीद को लेकर के कि वो वहाँ पे क्या करेंगे, बड़े बड़े खेत बनाएंगे, वहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स का वो उगाएंगे और साथ में मिनरल्स को क्या है एक्सपोर्ट करने में वहाँ पे उनको मदद मिलेगी माइन से वो खोद करके। बट देयर वॉज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बारे में उन्होंने सोचा नहीं होगा। अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेज। तो प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे कोई काम करने को राजी नहीं था, ठीक है, पैसे देकर के कोई काम नहीं करता था वहाँ पे। एम्प्लॉयर्स यूज्ड मेनी मेथड्स टू रिक्रूट एंड रिटेन लेबर। तो जो काम देने वाले लोग होते थे ना, बहुत अलग अलग तरीके अपनाते थे लेबर को अपने साथ जोड़ने के लिए। हेवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड व्हिच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस। बहुत बड़े बड़े ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए जाते थे लोगों पे, ताकि वो अगर वो टैक्स पे करना चाहते तो उन्हें काम करना पड़ता था। ऑन प्लांटेशन एंड माइंस, प्लांटेशन में और माइंस में उन्हें काम करना पड़ता था, उससे ही वो अपना जो है टैक्सेस को पे कर सकते थे। इनहेरिटेंस लॉज वर चेंज्ड सो दैट पेजेंट्स वर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम लैंड। तो जो उनके प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के जो कानून थे वो भी बदल दिए गए, ताकि जो किसान हैं उन्हें अपनी ज़मीनों से हटाया जा सके। ओनली वन मेंबर ऑफ अ फैमिली वॉज अलाउड टू इनहेरिट लैंड। एक ही मेंबर को परमिशन होती थी कि वो ज़मीन को अपने अंडर कंट्रोल में रख सके। एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अदर्स वर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। इसकी वजह से जो दूसरे बाकी के मेंबर्स होते थे उन्हें लेबर मार्केट में धकेल दिया गया। Mine workers were also confined in compounds and not allowed to move about freely। तो जो माइन वर्कर्स होते थे ना, उन्हें भी कंपाउंड्स में रखा जाता था और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने का परमिशन भी नहीं होता था। देन केम रिंडर पेस्ट। और तब ही एक बीमारी आती है जिसे बोलते हैं रिंडर पेस्ट, अ डिवास्टेटिंग कैटल डिजीज। एक बहुत ही भयानक जानवरों की बीमारी है ये। रेंडर पेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन द लेट 1880s। इट वाज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड कैटल इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटिश एशिया टू फीड इटालियन सोल्जर्स इन्वेडिंग एरिट्रिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो रिंडर पेस्ट जो है अफ्रीका में 1880 में आता है और ये जो इन्फेक्टेड जो जानवर थे ब्रिटिश से जो लाए गए थे इटालियन लोगों को और वहाँ के जो सोल्जर्स थे उन्हें खिलाने के लिए, उनकी वजह से यहाँ पे आ गया अब ये रिंडर पेस्ट नाम का बीमारी। ये अफ्रीका के ईस्ट में एंटर होता है और वहां से वेस्ट की तरफ चल पड़ता है। लाइक ये ऐसे फैला जैसे जंगल में आग फैलती है, उस तरह से। रीचिंग अफ्रीका अटलांटिक कोस्ट इन 1892। और कहाँ तक पहुंचा अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक 1892 में। इट रीच्ड द केप अफ्रीका साउदर्न मोस्ट टिप 5 years लेटर। तो साउदर्न मोस्ट टिप में 5 साल के बाद तक पहुंच गया ये। अलोंग द वे रिंडर पेस्ट किल्ड 90% कैटल ऑफ द कैटल। तो इस पूरे रास्ते में ये मतलब जहां जहां फैलता गया लगभग लगभग 90% जानवरों की जान ले चुका था ये ये बीमारी। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। जो जानवरों का जो लॉस हुआ था ना, अफ्रीका के लोगों का जो जीवनी थी जिसपे, वो खत्म हो गई। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड colonial गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली monopolized scarce so cattle resource remained। तो जो
प्लांटर्स थे और माइन ओनर थे और कॉलोनियल गवर्नमेंट से अब सक्सेसफुली वो अपने काम को अंजाम दे सकते थे, वो यूज कर सकते थे वहाँ के लोगों को एज लेबरर्स, ठीक है। तो उनकी पावर बढ़ चुकी थी अब। कंट्रोल ओवर द स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कैटल enabled European colonizers to conquer the subdue अफ्रीका। तो ये जो बहुत ही कम रह गए थे जानवर, इनके ऊपर कंट्रोल हो गया था अब उनका, यूरोपियन का, तो इससे उनको आसानी हो गई अफ्रीका के लोगों को अपने कंट्रोल में लाने में। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on other parts of the 19th century world। तो इसी तरह के बहुत सारे प्रभाव हम दुनिया के अलग अलग देशों में बता सकते हैं जो वेस्ट के लोगों की जीत की वजह से देखने को मिले। इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंजर्ड लेबर कौन सा होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत लाया जाता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके उन्हें लेबर के लिए एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है पर्टिकुलर टाइम तक। The example of endangered labor migration from India also illustrates the two-sided nature of the 19th century world। तो हमारे देश से जो बंधुआ मजदूर थे उनका एक जगह से दूसरी जगह भेजना भी दूसरा पहलू जो है 19th सेंचुरी के समाज का दिखाता है। It was a world of faster economic growth as well as a great misery, higher income for some and poverty for others, technological advances in some areas and new forms of coercion in others। तो जो ये समाज था इस समय एक तरफ से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत हो रही थी, दूसरी तरफ से परेशानी भी लोगों के लिए आ रही थी। कईयों के पास बहुत इनकम थी, कई लोग बहुत गरीब हो चुके थे। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से कहीं नई नई फॉर्म्स देखने को मिली अलग अलग जगहों पे। तो क्या है, अलग अलग फॉर्म्स जो हैं दबाने और कुचलने की भी देखने को मिली अलग अलग क्षेत्रों में। In the 19th century, hundreds of the thousands of Indians and Chinese laborers went to work on plantations। तो 19वीं शताब्दी में वह हजारों जो भारतीय और चाइनीज जो मजदूर थे वो प्लांटेशंस में काम करने लगे, माइंस में काम करने लगे, रोड्स और रेलवे की कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स में वो काम करने लगे दुनिया के अलग अलग देशों में। In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employers plantation। तो भारत में जो बंधुआ मजदूर थे तो एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत उनको खरीदा जाता था, ठीक है, जिसमें वादा किया जाता था, प्रॉमिस किया जाता था कि वो 5 साल तक अपने जो उनको काम देने वाले हैं उनके वहाँ काम करने के बाद वापस अपने देश में आ सकते हैं। Most Indian indentured workers came from the present day regions of eastern उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द तमिलनाडु। ज़्यादातर जो मजदूर थे वो कहाँ से आया करते थे? आज के समय की अगर हम बात करें तो वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और बहुत सारी जो सूखी डिस्ट्रिक्ट थी तमिलनाडु की वहाँ से हुआ करते थे। इन द मिड 19th century these regions experienced many changes। 19वीं शताब्दी के मध्य के समय में बहुत सारी बदलाव देखने को मिले थे इन एरियाज में। कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइन, यहाँ की जो हथकरघा इंडस्ट्री हुआ करती थी वो कम हो गई थी। लैंड रेंट्स रोज और ज़मीनों के जो किराया था वो बढ़ गया था। लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन, और ज़मीनों को खोदने के लिए, वहाँ पे प्लांटेशन के लिए साफ किया गया। ऑल दिस अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ पुअर, इससे काफ़ी गरीबों की जीवन को में प्रभाव पड़ा। दे फेल्ड टू पे देयर रेंट्स, और वो फेल हो गए क्या अपने पैसा चुकाने में। बिकेम डीपली इंडेटेड एंड वर फोर्स टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क, और कर्जे में डूब गए और उनके ऊपर एक फोर्स लग गया कि वो माइग्रेट करने लगे काम के सर्च में एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब देखो, द मेन डेस्टिनेशंस ऑफ इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट्स वर द कैरिबियन आइलैंड। ज़्यादा मेन मंजिलें कहाँ थी इंडियन इंडेंचर्ड माइग्रेंट की? वो कैरिबियन आइलैंड में भेजे जाते थे, मेनली ट्रिनिदाद, गुयाना एंड सुरिनाम, इन एरियाज में, ठीक है। मॉरिशस एंड फिजी। क्लोजर होम तमिल माइग्रेंट वेंट टू सिलोन एंड मलाया। तो बहुत सारे तमिल लोग थे वो मलाया में और सिलोन यानी श्रीलंका में गए। इंडेंचर्ड वर्कर्स वर आल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। तो बहुत सारे इंडेंचर्ड वर्कर्स को टी प्लांटेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था असम में। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स engaged by employers and paid a small commission. Many migrants agreed to take up work hoping to escape poverty or oppression in their home villages। तो रिक्रूटमेंट कौन करता था, उनको भर्ती कौन करता था? एजेंट्स करते थे, जो एम्प्लॉयर, जो काम देने वाले लोगों के द्वारा लगाए जाते थे उस काम में। उनको छोटे छोटे कमीशन दे दिए जाते थे तो वो लेबर इकट्ठी करते थे। बहुत सारे जो माइग्रेंट थे वो इस उम्मीद में ये काम को पकड़ लेते हैं ताकि उनकी जो गरीबी है वो कम हो जाए और जिस वो स्थिति में थे उससे उभर जाएं वो।
Agents also tempted the prospective migrants by providing false information about final destination, modes of travel, and nature of work and living and working condition. तो एजेंट्स अक्सर जो लोगों को लुभाते थे वो कैसे करते थे, बड़े अच्छे सपने दिखाया करते थे, उनको वो असलियत नहीं बताते थे, सही तरीके से नहीं बताते थे, उनकी मंजिल के बारे में, मोड ऑफ ट्रैवल जो है उसके बारे में, जो उसका जो खराब पहलू था वो नहीं दिखाते थे, काम क्या करना है ये नहीं पता होता था उन्हें, और वर्किंग कंडीशन के बारे में भी अक्सर माइग्रेंट लेबरर्स को पता नहीं होता था. ऑफन माइग्रेंट्स वर नॉट इवन टोल्ड दैट दे वर टू एम्बार्क ऑन अ लॉन्ग सी वाइज. अक्सर लोगों को ये भी नहीं बताया जाता था कि उन्हें बहुत लंबी समुद्री यात्रा करनी होगी. समटाइम्स एजेंट्स इवन फोर्सिबली अबडक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स. कभी कभी जो एजेंट्स होते थे वो जबरदस्ती जो लोग नहीं चाहते थे उनका अपहरण करके लेके जाया करते थे. 19th century indentured has been described as a new system of slavery. 19वीं शताब्दी का जो इंडेंटेड लेबर था ना उसे एक नया दास प्रथा का नाम दिया गया. On arrival at the plantation, laborers found conditions to be different from what they had imagined. जब भी वो प्लांटेशन पे पहुंचते थे जहां उनको काम करना होता था, जैसी कंडीशन उन्हें सोची होती थी उससे बिल्कुल अलग उनको देखने को मिलती थी. लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस वर हार्श एंड देयर वर फ्यू लीगल राइट्स. और उनके रहने की और काम करने की जो कंडीशंस होती थी वो बहुत ही खराब होती थी. साथ में बहुत कम जो कानूनी हक होते थे उनके दिए जाते थे उनको. बट वर्कर्स डिस्कवर देयर ओन वे ऑफ सर्वाइविंग. लेकिन जो काम करने वाले लोग होते थे वो अपने जीवन के लिए एक अलग रास्ता ढूंढ लेते थे. मेनी ऑफ देम एस्केप्ड इनटू द वाइल्ड्स, दो इफ कॉट दे फेस्ड सिवियर पनिशमेंट. बहुत सारे लोग जंगलों में भाग जाया करते थे, हालांकि जब वो पकड़े जाते थे तो उन्हें बहुत जो है बुरी सजाएं दी जाती थी. अदर्स डेवलप न्यू फॉर्म्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव सेल्फ एक्सप्रेशन, ब्लेंडिंग डिफरेंट कल्चरल फॉर्म्स ओल्ड एंड न्यू. और दूसरे लोगों ने अलग अलग तरीके अपनाए नए पुराने कल्चरल फॉर्म्स को पकड़ के. ठीक है. इन Trinidad, the annual Muharram procession was transformed into a riotous carnival called Hoseh for Imam Hussein, in which workers of all races and religions joined. तो त्रिनिदाद में जो एक एनुअल मुहर्रम का एक जुलूस निकला करता था वो एक दंगों का फेस्टिवल बन गया था जिसको होसे नाम दिया जाता था, जहाँ पे जो वर्कर्स होते थे हर रेस के होते थे, हर धर्म के होते थे, मिलके आते थे. सिमिलरली द प्रोटेस्ट religion of the Rastafarianism, made famous for the Jamaican reggae star Bob Marley, is also said to reflect social and cultural links with the Indian migrants to the Caribbean. Rastafarianism जो है एक धर्म बन गया प्रोटेस्ट्स का. तो जो ये रस्ताफेरिनिज्म है ये फेमस किसके द्वारा किया गया, जमाइकन रेगी स्टार बॉब मार्ले के द्वारा, जो क्या दिखाते थे वहाँ पे सोशल और कल्चरल लिंक जो है इंडियन माइग्रेंट्स के कैरिबियन के साथ. तो चटनी म्यूजिक popular in Trinidad and Guyana is another creative contemporary expression of the post-indented experience. चटनी म्यूजिक होता था जो बहुत पॉपुलर था कहाँ में, ट्रिनिडाद और गियाना में. ये अलग, ये दूसरे क्रिएटिव जो कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन थे, एक्सप्रेस करते थे वो पोस्ट इंडेंटेड एक्सपीरियंसेस को इनके थ्रू, इन कल्चर्स के, इन तरीकों से. दीज फॉर्म्स ऑफ द कल्चरल फ्यूजन आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड. ये जो कल्चरल फ्यूजन के फॉर्म थे ना ये भी ग्लोबल वर्ल्ड के पार्ट ही थे. वेयर थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस गेट मिक्स्ड. बहुत अलग अलग, जैसे इंडियन हो गए, गियाना के लोग हो गए, त्रिनिदाद के लोग हो गए, इनकी जो कल्चरल फ्यूजन था ये देखने को मिला वहाँ पे. लूज देयर ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिकम समथिंग एंटायरली न्यू. और इनका खुद का ओरिजिनल जो कैरेक्टर था इन कल्चरल मिक्सिंग का, तो वो खत्म होकर एक नया चीज उभर करके सामने आया. मोस्ट इंडेंटेड वर्कर्स stayed on after their contracts ended or returned to their new homes after a short spell in India. ज़्यादातर जो इंडेंटेड वर्कर थे वो अपने कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वहाँ पे रुके, और कुछ लोग जो थे उनमें से जो वापस भी आ गए अपने देश में. Consequently, there are large communities of people of Indian descent in these countries. तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी कम्युनिटीज लोगों की ऐसी बनी जिनके जो एंसेस्टर कौन रहे, इंडियन रहे. ठीक है, भारत से लोग थे. हैव यू हर्ड ऑफ अ नोबेल प्राइज विनिंग राइटर वी.एस. नायपॉल? क्या आपने कभी सुना है वी.एस. नायपॉल नाम के एक राइटर के बारे में जो नोबेल प्राइज विनर थे? Some of you may have followed the exploits of the West Indies cricketers Shiv Narayane, Chandar Paul and Ram Naresh Sarwan. ये जो क्रिकेटर्स के नाम है ना ये वेस्ट इंडीज के देखने को मिलते हैं. इफ यू हैव वॉन्डर्ड व्हाई देयर नेम साउंड वेगली इंडियन,
अगर आपको हैरानगी होती है कि ये लोगों के नाम भारतीय लोगों जैसे क्यों हैं, द आंसर इज दैट दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया। तो ये लोग कौन हैं? उनके ही वंशज हैं जो भारत से बंधुआ मजदूर के रूप में वहां गए थे। From the 1900s, India's nationalist leaders began opposing the system of indentured labor migration as abusive and cruel. 19वीं शताब्दी से भारत के जो देश हित में बोलने वाले लीडर्स थे वो इंडेंटेड लेबर के खिलाफ हो गए और इसे बहुत क्रूअल मानते थे, वो बुरा मानते थे। इट वॉज abolished in 1921 और इसे खत्म कर दिया गया 1921 में। येट फॉर अ नंबर ऑफ डिकेड्स आफ्टरवर्ड्स डिसेंडेंट्स ऑफ द इंडियन इंडेंटेड वर्कर्स often thought of as coolies remained an uneasy minority of the Caribbean island. हालांकि बहुत सारे दशकों तक इसके बाद भी जो इंडेंटेड वर्कर थे उनके जो वंशज थे वो कूलीज के रूप में काम करते थे। कहाँ पे? कैरिबियन आइलैंड में। सम ऑफ नाइपॉल्स अर्ली नॉवेल्स कैप्चर्ड दी सेंस ऑफ लॉस एंड एलिनेशन। तो ये सारी जो लॉस की कहानियां हैं और एलिनिएशन यानी कि अलग थलग कर देने की कहानियां हैं, उनकी जो नॉवेल्स नाइपॉल की हैं वो इस पे ही हैं शुरुआत की। इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, भारतीय बिजनेसमैन जो भारत से बाहर हुए। ग्रोइंग फूड एंड अदर क्रॉप्स फॉर द वर्ल्ड मार्केट रिक्वायर्ड कैपिटल, large cap plantations could borrow it from banks and markets, but what about the humble peasants? देखो, फूड क्रॉप्स को ग्रो करना और वो वर्ल्ड मार्केट के लिए जो ज़रूरत थी, बड़े बड़े प्लांटेशन में क्या होता था कि वो बैंक से या मार्केट से बोरो करते थे, लेकिन उधार ले लेते थे इसके लिए जो ज़रूरतें होती थी उनके लिए। तो अब छोटे किसानों के बारे में क्या? एंटर द इंडियन बैंकर्स, ठीक है। अब भारतीय बैंकर्स भी एंटर होते थे। डू यू नो ऑफ द शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नटुकोटाई चितायर्स? क्या आप जानते हैं शिकारीपुरी श्रॉफ्स एंड नटुकोटाई चितायर्स को? सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई थोड़ा ऊपर नीचे हुआ हो तो। They were amongst the many groups of bankers and traders who finance export agriculture in Central and Southeast Asia. ये उन ग्रुप्स में से थे बैंकर्स के और ट्रेडर्स के जो पैसे किसको देते थे? एक्सपोर्ट के लिए, एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट के लिए सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया में। यूजिंग ईदर देयर ओन फंड्स और दोज बोरोड फ्रॉम यूरोपियन बैंक्स, या फिर वो अपने खुद के पैसे देते थे या फिर वो कहाँ से उधार लेके देते थे? यूरोप के बैंक से। दे हैड अ सोफिस्टिकेटेड सिस्टम टू ट्रांसफर मनी ओवर लार्ज डिस्टेंस। उनके पास बहुत अच्छा सिस्टम होता था जिससे वो दूर दूर के स्थानों को में अपना जो पैसा है ट्रांसफर कर सकते थे। एंड इवन डेवलप्ड इंडिजिनियस फॉर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, और भारतीय तरीके से भी कॉर्पोरेट्स का फॉर्मेशन किया गया। ठीक है। इंडियन ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑल्सो फॉलोड यूरोपियन कॉलोनाइजर्स इनटू अफ्रीका। जो भारतीय ट्रेडर्स थे और मनी लैंडर्स थे उन्होंने किसको फॉलो किया? यूरोपियन कॉलोनाइजर्स को अफ्रीका में। हैदराबादी सिंधी traders however ventured beyond European colonies. From the 1860s, they established flourishing emporia at busy port worldwide, selling local and imported curios to tourists whose numbers were beginning to swell, thanks to the development of the safe and comfortable passenger vessel. जो हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स थे ना, उन्होंने यूरोपियन कॉलोनीज के बियॉन्ड भी रिस्क लिया, जोखिम उठाया। 1860 के बाद उन्होंने एक पोर्ट वर्ल्ड बिजी पोर्ट्स को वर्ल्ड वाइड एक एम्पायर उनका खड़ा कर दिया, जहाँ पे वो क्या करते थे? लोकल चीज़ों को सेल करते थे, इंपोर्ट करते थे चीज़ों का। ठीक है। तो इसके साथ क्या था? टूरिस्ट को जो जिनका नंबर जो है धीरे धीरे बढ़ता ही गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सेफ और कंफर्टेबल जो पैसेंजर वेसल थे वो आ गए थे। ठीक है। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, भारतीय जो व्यापार है, कॉलोनियलिज्म है और ग्लोबल सिस्टम, क्या है इसका जुड़ाव? हिस्टोरिकली फाइन कॉटन प्रोड्यूस्ड इन इंडिया वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप। जो इतिहास में अगर हम देखें तो बहुत अच्छा कॉटन जो है भारत में प्रोड्यूस किया जाता था और यूरोप में एक्सपोर्ट होता था वो। With industrialization, British cotton manufacture began to expand, and industrialists pressurized the government to restrict cotton imports and protect local industries. इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ब्रिटिश कॉटन मैन्युफैक्चर जो है बढ़ने शुरू हुआ था, और इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो है प्रेशराइज करते हैं गवर्नमेंट को कि कॉटन का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर क्या करना है? रेस्ट्रिक्शन लगानी है, और साथ में लोकल इंडस्ट्रीज को क्या है? बचाना है।
तो टैरिफ्स वर इम्पोज्ड ऑन क्लोथ इंपोर्ट्स इनटू ब्रिटेन। तो अगर भारत से कोई कपड़ा जाता था बनकर के कॉटन का, तो ब्रिटेन में उसके ऊपर काफी ज्यादा जो है टैरिफ लगाए जाते थे, यानी टैक्सेस लगाए जाते थे, महंगा बिकता था वहां पे। कॉन्सिक्वेंटली द इनफ्लो ऑफ द इंडियन कॉटन बिगैन टू डिक्लाइन। तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो भारत का कॉटन का कपड़ा था उसका जो है खरीद कम होती गई उधर। फ्रॉम द अर्ली 19th century, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स also began to seek overseas market for their clothes. शुरुआत 19th सेंचुरी की शुरुआत से जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स थे वो क्या करते थे, ओवरसीज मार्केट ढूंढना शुरू कर दी उन्होंने अपने कपड़े के लिए जो बेचना था उन्हें। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ब्रिटिश मार्केट बाय टैरिफ बैरियर्स। और जो ब्रिटिश की मार्केट थी उन पे टैरिफ बैरियर से भी एक्सक्लूड रखा गया, उनको बाहर रखा गया, कोई बैरियर नहीं लगता था उनके ऊपर। इंडियन टेक्सटाइल्स नाउ फेस्ड स्टिफ कंपटीशन इन अदर इंटरनेशनल मार्केट्स। अब भारत की जो टेक्सटाइल थी उनके साथ उनको काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा दूसरे देशों की मार्केट्स में। इफ वी लुक एट द फिगर्स ऑफ एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, अगर हम जो भारत से निर्यात होता था उसकी फिगर्स देखें, we see a steady decline of the share of cotton textile from say some 30% around 1800 to 15% by 1815. By the 1870s, this proportion had dropped to below 3%. तो डिक्लाइन धीरे धीरे होने लगा। भारत की जो कॉटन टेक्सटाइल का जो बिजनेस था वो वर्ल्ड मार्केट में कम होता गया। अब 30% 1800 में था, 15% 1815 में हो गया, ठीक है। तो 1870 पहुंचते पहुंचते जो है 3% तक का मार्केट रह गया था टेक्सटाइल का, भारतीय कॉटन की। व्हाट देन डिड इंडिया एक्सपोर्ट। तो फिर इंडिया ने क्या एक्सपोर्ट किया। द फिगर्स अगेन टेल अ ड्रामेटिक स्टोरी। जो ये हम फिगर्स देखते हैं, जो ये हमारे पास आंकड़े हैं, ये एक बहुत ही ड्रामेटिक स्टोरी बताते हैं हमें। वाइल एक्सपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरर्स डिक्लाइन रैपिडली, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स इंक्रीज इक्वली फास्ट। जो मैन्युफैक्चर चीजें होती थी उनका एक्सपोर्ट, उनका निर्यात तो कम हो गया बहुत तेजी से, लेकिन जो रॉ मटेरियल कच्चा माल था उसका एक्सपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ा भी था। Between 1812 and 1871, the share of raw cotton exports rose from 5% to 35%. अब 1812 से 1871 तक के समय के बीच में जो कॉटन था उसका जो निर्यात था वो 5% से 35% बढ़ गया था। इंडिगो यूज्ड फॉर डाइंग क्लोथ वाज अनदर इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट फॉर मेनी डिकेड्स। तो दशकों तक जो है जो इंडिगो नील की जो एक्सपोर्ट था वो भी हुआ, बढ़ा। And as you have read last year, opium shipments to China grew rapidly from 1820s to become for a while India's single largest export. तो अफीम का जो शिपमेंट था चाइना से ये भी काफी ज्यादा बढ़ा था 1820 से लेके, तो इंडिया का जो सिंगल लार्जेस्ट एक्सपोर्ट था ये भी बन चुका था। ओपियम जो है इसका एक्सपोर्ट भी होने लगा था। ब्रिटेन ग्रू ओपियम इन इंडिया एंड एक्सपोर्टेड इट टू चाइना। जो अफीम है ब्रिटेन जो है इंडिया में ग्रो करता था और इसे कहाँ निर्यात करता था, चाइना में। विद द मनी अर्न्ड थ्रू दिस सेल, जो इसे ओपियम को बेचने से पैसा आता था, इट फाइनेंस इट्स ट्री एंड अदर इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो इससे उन्हें पैसा आ जाता था कि वो चाइना से चाय और दूसरी चीजें हैं खरीद सकें। ओवर द 19th century, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स फ्लडेड द इंडियन मार्केट्स। 19th सेंचुरी में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर जो हैं भारतीय मार्केट्स में पूरी तरह से फ्लड करने लगे थे, वहां का सामान भारत में बहुत बड़े लेवल पे आने लगा था। फूड ग्रेन्स एंड रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्रीज्ड। अब यहाँ से फसलें, अनाज और साथ में जो कच्चा माल होता था दुनिया के देशों में जाया करता था, बढ़ गया था उसका निर्यात। बट द वैल्यू ऑफ ए ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स टू इंडिया वाज मच हायर देन द वैल्यू ऑफ ब्रिटिश इम्पोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। जो ब्रिटिश वहां से चीजें लाके भारत में बेचते थे वो काफी महंगी बेचते थे, लेकिन यहाँ से जो चीज वो खरीदते थे वो काफी सस्ती खरीदते थे। दस ब्रिटेन हैड अ ट्रेड सरप्लस विद इंडिया। तो इस वजह से ट्रेड सरप्लस हो गया ब्रिटेन का भारत के साथ, क्योंकि वो फायदे में थे और भारत जो है ट्रेड में नुकसान में था। ब्रिटेन यूज दिस सरप्लस टू बैलेंस इट्स ट्रेड डेफिसिट विद अदर कंट्रीज। तो ये जो फायदा होता था उनको भारत से, तो वो दूसरे देशों में जो कमी पड़ती थी उससे पूरा कर देते थे। That is with countries from which Britain was importing more than it was selling to. तो ये जो फायदा और नुकसान का बैलेंस वो उन देशों के साथ करते थे जहां से वो ज्यादा खरीदते थे, बेचते कम थे जहां पे। This is how a multilateral settlement system works. It allows one country's deficit with other countries to be settled by its surplus with a third country.
तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें अगर एक जगह पे हम फ़ायदा ले रहे हैं तो दूसरी जगह पे अगर नुकसान भी हो रहा है तो उसे बैलेंस करने में मदद मिलती है। हेल्पिंग ब्रिटेन बैलेंस इट्स डेफिसिट, इंडिया प्लेड अ क्रूशियल रोल इन लेट 19th सेंचुरी वर्ल्ड इकोनॉमी। तो भारत का बहुत ही अहम रोल रहा है ब्रिटेन का जो सरप्लस है या फिर सरप्लस को मेंटेन रखने में और साथ में दूसरे देशों के साथ जो उसका डेफिसिट है उसे कवर अप करने में। ब्रिटेन ट्रेड सरप्लस इन इंडिया आल्सो हेल्प्ड पे द सो कॉल्ड होम चार्जेस। ब्रिटेन का जो ट्रेड सरप्लस था भारत में उससे काफ़ी मदद मिली थी होम चार्जेस को भी पे करने में। दैट इंक्लूडेड प्राइवेट रेमिटेंसेस होम बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, इंटरेस्ट पेमेंट टू द इंडियाज एक्सटर्नल डेट एंड पेंशन्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। मतलब जो सरप्लस भारत में जितनी भी इनकम उनको ज़्यादा होती थी तो उससे वो क्या करते थे, जितने भी एम्प्लॉयड थे यहाँ पे ब्रिटिश लोग भारत में, उनकी सैलरीज निकलती थी, उनकी पेंशन निकलती थी, उनके सारे खर्चे वो यहीं से निकाला करते थे। अभी हमने ये देखना है, ये जो सोर्स है द टेस्टिमनी ऑफ द इंडेंचर्ड लेबर, एक बंधुआ मजदूर का जो है साक्ष्य हमें देखने को मिला है, बयान है। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द टेस्टिमनी ऑफ द राम नारायण तिवारी, एन इंडेंचर्ड लेबरर हु स्पेंट 10 years on देमीरारा इन द अर्ली 20th सेंचुरी। एक एक्सट्रैक्ट है किसके बयान का, राम नारायण नाम के एक इंडेंचर्ड लेबरर्स का जिन्हें 10 साल लगभग बिताए थे अर्ली 20th सेंचुरी के एज एन इंडेंट लेबरर। In spite of my best efforts, I could not properly do the work that were allotted to me. In a few days, I got my hands bruised all over and I could not go to work for a week, for which I was prosecuted and sent to jail for 14 days. New emigrants find the tasks allotted to them extremely heavy and cannot complete them in a day. उनका कहना है कि मैंने पूरे अपनी तरफ से कोशिश की, फिर भी मैं वो काम अच्छे से नहीं कर पाता था जो मुझे दिया जाता था, और कुछ ही दिनों में मेरे हाथों में नील पड़ गए थे, चोट के निशान पड़ गए थे और मैं काम करने के लायक नहीं बचा था, जिसकी वजह से मुझे क्या किया गया, मेरे ऊपर केस चला करके मुझे जेल में 14 दिन के लिए डाल दिया गया। बहुत सारे दूसरे जो इमिग्रेंट्स होते थे वो लोग भी ये काम करने में बहुत असहाय महसूस करते थे, कर ही नहीं पाते थे अच्छे से अपना काम, क्योंकि ये काफ़ी कठिन होता था उनके लिए, एक दिन में कंप्लीट नहीं होता था। डिडक्शन आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द वेजेस इफ द वर्क इज कंसीडर्ड टू हैव बीन डन अनसेटिस्फैक्टरीली। तो हम जो हमारे दिन की मजदूरी थी वो उसमें से भी पैसे काट लिए जाते थे अगर माना ऐसा लगता था कि काम पूरा नहीं हुआ या ठीक से नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मैनी पीपल कैन नॉट देयरफॉर अर्न देयर फुल वेजेस एंड वर आर पनिश्ड इन वेरियस वेज। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है अपने पूरे पैसे कमा नहीं सकते थे, उन्हें पनिशमेंट्स मिलती थी अलग अलग तरह की। In fact, the laborers have to spend their period of indentured in great trouble. हकीकत में जो लेबरर्स थे उन्हें अपना जो इंडेंचर्ड पीरियड होता था, जो उनका कॉन्ट्रैक्ट का समय होता था, उन्हें बहुत ही मुश्किलों से बिताना पड़ता था। बहुत ही उनके लिए ये एक दर्द भरा समय और एक्सपीरियंस हुआ करता था। तो ये सोर्स लिया कहाँ से, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एमिग्रेशन ब्रांच, 1916 की बात है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट में इसके आगे का हम कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।